अपनी बीमार पत्नी प्रमिला जी को रसोई में काम करते हुए देख आदित्य बाबू को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले जो उनका बेटा किशन बोल कर गया वो कील की तरह उन्हें चुभ रहा था। चाह कर भी उन बातों को वो भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें आज भी याद है जब तक वे नौकरी कर रहे थे कभी बेटे से कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता था, क्योंकि वो अपनी कमाई बेटे को ही संभालने के लिए दे देते थे। रिटायरमेंट के बाद कुछ वक्त ही बचे थे और आदित्य बाबू को एक दिन हार्ट अटैक आया और उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया गया, काफ़ी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की दया से वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे किशन से कहा कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दफ्तर से आते वक्त दवाई लेते आना, किशन ने एक टूक जवाब दिया। बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आप रिटायर हुए और जितने भी पैसे आपको मिले थे वे सब आपके इलाज में खर्च हो गए हैं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा तो मैं आप दोनों की दवाई ला दूंगा। 2 दिन अगर आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। प्रमिला जी वहां आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी किशन की पत्नी पुष्पा आई और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतज़ार कर रही हूँ। अब लेट से पहुँचेंगे तो फिल्म का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, चलो भी। किशन बोला, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर वो बेटे और पत्नी के साथ निकल गया। आदित्य बाबू प्रमिला जी से बोले, देख रही हो प्रमिला, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी छोड़ता नहीं था, आज बीमार हालत में भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। प्रमिला जी बोली, क्या कीजिएगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है जब ये बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। आदित्य जी उदास होकर बैठ गए। प्रमिला जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गईं और झटपट खाना बनाकर लाईं और बोलीं, अजी सुनते हैं, देखिए तो खाकर कैसी सब्ज़ी बनी है और आप चिंता क्यों करते हैं। मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूँगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी। मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। आदित्य जी बोले, नहीं प्रमिला, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे तो कल मैं ही दवाई ले आऊँगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह आदित्य जी दवाई लेने के लिए निकल गए और प्रमिला जी अपनी बेटी अनामिका को याद करके सोचने लगी कि लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बेटे की शादी को अभी 5 साल ही हुए और वो ऐसा पराया हो गया कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। प्रमिला जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब
प्रमिला जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो किशन ने अपने मन की बात बताई कि वो पुष्पा नाम की लड़की को पसंद करता है। माता पिता ने कोई एतराज़ नहीं जताया और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू में पुष्पा ने सबसे बहुत अच्छे से बात की। जब दोनों दंपत्ति हनीमून के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आए, पर उन उपहारों में ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। प्रमिला जी ने पुष्पा की नादानी समझकर इस बात को ध्यान नहीं दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन नहीं हुए थे बहू को आए हुए कि बेटे के साथ उसने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। अब प्रमिला जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफ़िन बनाती और घर का सारा काम करती थी। देखते ही देखते 1 साल हो गया। बहू ने खुशखबरी दी, पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब भी अनामिका मायके आती, उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको पुष्पा के व्यवहार की आदत सी हो गई थी। समय बीता, आदित्य जी रिटायर हुए। पत्नी के साथ पार्क में जाकर सबके साथ योगा करते और अपना पूरा समय प्रमिला जी के साथ बिताते। लेकिन इंसान को जो चाहे हर बार वो होता नहीं। समय को तो कुछ और मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उनके रिटायरमेंट का सारा पैसा इलाज में ख़त्म हो गया, पर यहाँ बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान भी ख़त्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते प्रमिला जी घर के काम निपटाने लगीं। उधर आदित्य जी जब दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ निकल रही थीं। मन ही मन सोचे, प्रमिला जी को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने बाएं कुर्ते के जेब को खंगाला। अरे, अभी तो मेरे पास 24 रुपये बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबियाँ ले ली और घर की ओर चल दिए। शाम में हाथ मुँह धोकर दोनों दंपत्ति जलेबी के मज़े ले रहे थे, तभी उधर से बेटा और बहू आए। जब पत्नी को जलेबी खिला रहे थे, तभी बेटा खूब ज़ोर से चिल्लाया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि ये सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है चटोरेपन की। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है? आदित्य जी बोले, नहीं बेटा, वो तो मैं दवाई लेने ही गया था। वहीं हलवाई की दुकान पर जलेबी दिख गई तो तुम्हारी माँ के लिए ले आया। पुष्पा बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? आदित्य जी बोले, हाँ बहू, वो मेरे पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, उसी से ले आया हूँ। वैसे तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूँ? बाबूजी, ये आप मेरी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हैं? और ये फालतू के खर्चे करने की क्या ज़रूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप हैं कि जलेबियों का स्वाद ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयों की वजह से हम पर कितना बोझ बढ़ रहा है? फिर तो किशन ने इतनी जली कटी बातें दोनों को सुनाई कि जलेबियाँ का मीठापन भी उन्हें कम ना कर सका। पुष्पा बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे, हाथ पैर चलाया करिए तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है तो इंसान बेकार हो जाता है। बहू,
ये कैसी बातें कर रही हो? अभी रिटायर हुए तुम्हारे ससुर को साल भर हुआ होगा और इतने कम समय में हम दोनों बेकार हो गए। पुष्पा बोली, बेकार नहीं है तो क्या है? अब अगर कोई अकेला बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा है तो अगला तो बेकार और बोझ ही हुआ ना। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयाँ और आपके लिए जलेबी ला सकते हैं तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई काम नहीं कर सकते? आदित्य जी उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो वो अपनी पत्नी की बातों से सहमत था। प्रमिला जी मन ही मन सोच रही थी, जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी पर उसके बेटे बहू उंगली उठा रहे हैं। उदास प्रमिला जी वहां से जाने लगी तो दरवाजे पर बेटी और दामाद को खड़ा पाया। उन दोनों का मुंह खुला का खुला था, मानो उन्होंने सारी बात सुन ली हो। बेटी को देखते ही प्रमिला जी फूट फूट कर रोने लगीं। बेटी ने माँ को सांत्वना दिया और उन्हें कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी प्रमिला जी ने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन पुष्पा अपने कमरे से निकलकर नहीं आई। बाद में चुपचाप खाना खाई और अपने कमरे में चली गई। इधर दोनों दंपत्ति बेटी और दामाद से बैठकर बातें करने लगे। प्रमिला जी रो रो कर पति से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो, पर मैं इस घर में अब एक पल को नहीं रहूँगी। प्रमिला जी का दामाद बोला, माँ जी ये कैसी बातें कर रही हो आप? आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? क्या आप भूल रही हैं कि ये घर आपका है? अगर किसी को जाना होगा तो वो आपका बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर में रहिए। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बेटी और दामाद अगले ही दिन वापस चले गए। प्रमिला जी रोजाना की तरह सारा काम करती थी और बेटा बहुत चुपचाप खाना खाते और दफ्तर चले जाते। आदित्य जी के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। वो अक्सर सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते थे और शाम में लेट से आते थे। जब कभी प्रमिला जी पूछती थी तो इतना ही कहते थे, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रोज़ आदित्य जी ने प्रमिला जी से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ बना देना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवाए और एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शाम को बेटा और बहू लौटकर आए तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। किशन बोला, बाबूजी ये क्या लगा रखा है इस उम्र में? पार्टी करना क्या शोभा देता है? और ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? बेटा तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है हर चीज़ जानने की, थोड़ा सब्र रखो। अरे हाँ देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियाँ लेकर आया हूँ, तुम भी चख कर देखो, स्वाद आ जाएगा। पुष्पा आगे आकर बोली, अपनी 2 कौड़ी की जलेबी अपने पास रखिए। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बुड्ढों की पार्टी चल रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं हैं? तभी आदित्य जी के एक मित्र ने कहा, अरे भाई आदित्य, अब बता भी दो कि ये पार्टी किस खुशी में रखी है, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। आदित्य जी अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों को बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। कान खोलकर ये बातें सुन ले यहाँ बैठे हर कोई। अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए आदित्य जी ने
जोरदार आवाज़ में कहा। और खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी या मुझे बोझ और बेकार कहने की गलती दोहराई, मैं अपनी पत्नी और अपना खर्चा आज भी उठा सकता हूँ। आदित्य जी अपने एक मित्र कैलाश जी की तरफ बढ़े और बोले, मित्र, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंट की नौकरी लगवा दी। पता है तुम्हें, मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब तो हम हर महीने पार्टी कर सकते हैं। इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने आदित्य और प्रमिला जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर की हालत देखकर पुष्पा बुदबुदा रही थी तो प्रमिला जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है और हमने अगर गंदा भी कर दिया तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर में झाड़ू लगाया है या रसोई में पाँव रखती हो? ये घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ के रखा है। आते हो, खाते हो और फिर कमरे में बंद हो जाते हो। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आदित्य जी बोले, बेटा, शायद तुम भूल रहे हो कि आज जो तुम इतने बड़े अफसर हो गए हो, तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे योगदान से। अरे, रिटायर होने से पहले तक इस घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठाता था। आज 1 साल में हमारी दवाइयाँ का खर्चा इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। अरे नालायक, तुझ जैसी औलाद होने से अच्छा होता कि हम बे औलाद होते। पिता की बातें सुनकर किशन की नज़रें ज़मीन में धंसी जा रही थी, पर पुष्पा के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिख रही थी। आदित्य जी अपनी बुलंद आवाज़ में बोले, बेटा, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसीलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे हैं। तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आज़ादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस 1 साल में जितने अपमान के घूंट पिया हूँ, अब वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने मकान में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर किशन हैरान रह गया। वहीं पुष्पा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोड़ घटाव लगाना शुरू किया कि बेंगलोर जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना, तब तो कुछ हाथ में बचेगा कि नहीं। किशन ने इशारे से पुष्पा को पिता से माफ़ी मांगने के लिए कहा। दोनों झट से आदित्य जी के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रमिला जी बोली, बेटा किशन, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर जो तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं। अब हम अपने घर में अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो तुम भी अपने आशियाने का इंतज़ाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकती। आदित्य जी बोले, बेटा, अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, पर हम तुम्हें अपना अंश समझते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, इस घर पर हमारा ही अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर आदित्य जी पत्नी को लेकर कमरे में चले गए। उस रोज पुष्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या खोया और क्या पाया।
आज उसे समझ में आया कि एक स्वाभिमानी आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना कितना घातक होता है। आखिर 15 दिन बाद किशन और पुष्पा को घर छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।